दोस्तों आज मैं सोशियोलॉजी का कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया मेरे दोस्तों जो पिछले कई सालों से बार बार मेरे भाई क्या हो रही है भाई रिपीट हो रही है। तो हर एक वो क्वेश्चन को मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी। मेरे दोस्तों अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई हम लोगों को मैं सब्जेक्टिव के बारे में दोस्तों डिस्कस करवा रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूं दोस्तों जब तक हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू नहीं करेंगे। क्यों भाई? मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, अगर आप सब्जेक्टिव को मेरे दोस्तों पूरी बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लेते हैं ना, तो आसानी से मेरे भाई आप ऑब्जेक्टिव को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, जी हाँ, जो हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ना भाई, ये पूरा का पूरा दोस्तों अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का दोस्तों मिक्स क्वेश्चन होती है और कुछ अपना अलग सा क्वेश्चन होता है, वो हम लोगों को देखना है। अगर किसी का पॉलिटिकल अगर हिस्ट्री मेरे दोस्तों स्ट्रांग है तो सोशियोलॉजी का 50% क्वेश्चन तो मेरे भाई आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सर बिना देर किए सबसे पहला मेरे भाई मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आया भाई, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सर आप क्या नातेदारी की श्रेणी की व्याख्या करें। यानी दोस्तों आपसे पूछा गया कि नातेदारी किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आएगी ना भाई, 1-2 मार्क्स का नहीं बल्कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का छपेगा। जी हाँ रसगुल्ला, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का छपेगा मेरे भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो मैं बात कर रहा था नातेदारी की श्रेणी की व्याख्या करें। यानी सर नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम सभी को पता है सर कि हमारे जो नातेदारी होती है ना, वो 3 प्रकार का होता है सर। एक होता है सर हमारा क्या, एक होता है सर हमारा प्राथमिक नातेदारी, एक होता है सर हमारा द्वितीय नातेदारी, और एक हमारा होता है सर क्या, तृतीय नातेदारी। एक होता है सर हमारा प्राथमिक नातेदारी, एक होता है सर हमारा द्वितीय नातेदारी, और एक हमारा होता है सर तृतीय नातेदारी। ये तो सर हमें पता है, पर सर हम डेफिनेशन कैसे दें, आप सबसे पहले आप मुझे ये समझाइए। तो मेरे दोस्तों नातेदारी का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते, खूनी रिश्ते, बहुत से दोस्तों बहुत सारे शब्दों के इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग नातेदारी के लिए। तो आइए सर सबसे पहले ये जो क्वेश्चन देख पाए भाई अभी आप लोग कि नातेदारी के बारे में, ये जो नातेदारी के बारे में क्वेश्चन देखे, ये कोई ऐसा ईयर ना हो मेरे भाई जहां पे ये क्वेश्चन ना पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों नातेदारी के दोस्तों बात करते हैं कि प्राथमिक नातेदारी किसे कहते हैं। जी हाँ रसगुल्ला, एकदम दोस्तों मस्त तरीके से देखिए कि प्राथमिक नातेदारी किसे कहते हैं, तो मस्त तरीके से देखना है भाई। देखिए दोस्तों मैं एक एक करके समझा रहा हूं, समझते जाएंगे। वे रिश्ते, ठीक है गौर कीजिएगा, आपसे पूछा गया मेरे भाई क्या, वे रिश्ते होते हैं जिनसे हमारा सीधा और पहला संबंध होता है। इनका संबंध खून, जन्म, विवाह के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से होता है। या तो दोस्तों मुझे जन्म दिया है, या तो दोस्तों मैं किसी के साथ विवाह किया हूं, इसीलिए दोस्तों इसको मेरे भाई क्या, हमारा प्राथमिक नातेदारी। प्राइमरी किंगशिप किसे कहते हैं, एक बार मेरे भाई फिर से आप लोग गौर से सुनेंगे। ये वे रिश्ते होते हैं जिनसे हमारा सीधा और पहला संबंध होता है। या तो दोस्तों हमारे सीधा संबंध होती है, जैसे बाप बेटा का संबंध होता है, बेटा बाप का संबंध होता है, पति पत्नी का, पत्नी पति का होता है ना। इनका संबंध खून, जन्म और विवाह के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। अगर दोस्तों अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो मेरे दोस्तों हमारा जो विशेषता होती है प्रथम नातेदारी का, वो पहला होता है क्या, सबसे नजदीकी रिश्ते होते हैं। बाप बेटा का रिश्ता जितना नजदीक है मेरे दोस्तों, क्या कोई और रिश्ता है क्या, नहीं मेरे भाई। हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है, ये जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, क्या मेरे दोस्तों इससे भी निकट में कोई और रिश्ता होती है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो याद रखिएगा पहला, अगर हम प्राथमिक नातेदारी की बात करें तो पहला जो दोस्तों हमारा जो विशेषता है वो सबसे नजदीकी रिश्ता है। दूसरा, कुल 8 प्रकार के प्राथमिक रिश्ते माने जाते हैं। आखिर 8 प्रकार का प्राथमिक रिश्ता क्या है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको एक एक करके पॉइंट को नोट करवा रहा हूं, गौर कीजिएगा। परिवार की मूल्य इकाई नहीं, इन्हीं से बनती है भाई। और परिवार जो होती है ना भाई, वो दोस्तों इनसे ही बनती है। जैसे दोस्तों मैं बाप हूं तो मेरा बेटा के साथ क्या होगा भाई, संबंध होगा। तो मेरा बेटा का मैं शादी करवाऊंगा तो मेरा बेटा और वो लड़की क्या होगा भाई, हस्बैंड वाइफ होंगे। क्या, हस्बैंड वाइफ होंगे। तो परिवार का मतलब इंक्रीजिंग जहां से होती है ना भाई, आप इसे मेरे भाई बोल सकते हैं कि प्राथमिक नातेदारी। ठीक है, अब आते हैं सर प्राथमिक नातेदारी का जो उदाहरण है ना भाई, इससे हम लोग क्या क्या जानते हैं। माता पिता हो गया, पति पत्नी हो गया, भाई बहन हो गया, बेटा बेटी हो गया, इससे हम लोग मेरे भाई क्या बोलते हैं, प्राथमिक नातेदारी। जो 8 प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार हमारा मेल, 4 प्रकार हमारा फीमेल। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, याद रखिए मेरे भाई,
पिता पुत्र माता पुत्री जैसे सीधे रिश्ते प्राथमिक नातेदारी कहलाता है। पिता पुत्र माता पुत्री के साथ जो संबंध होता है भाई डायरेक्टली, उसे हम लोग प्राथमिक नातेदारी प्राइमरी किंगशिप के नाम से हम लोग जानते हैं भाई। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि पहला जो आपका है प्राथमिक नातेदारी, ये आप लोगों को दोस्तों सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक नातेदारी किसे कहते हैं। तो ये वे रिश्ते होते हैं जिनसे हमारा सीधा और पहला संबंध होता है। इनका संबंध खून जन्म विवाह के माध्यम से हम लोग प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं भाई, हम लोग जुड़े होते हैं भाई। ठीक है, चलिए सर पहला सर आप लोगों ने प्राथमिक नातेदारी को बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों समझ गए होंगे। अब मेरे भाई मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों कि मैं आपके सामने द्वितीय नातेदारी जो है इसे मैं आपको बताऊं भाई। तो देखिए मेरे दोस्तों, द्वितीय नातेदारी जो होती है इसके डेफिनेशन के बात करते हैं सबसे पहले। तो सेकेंडरी किंगशिप क्या है? ये वे रिश्ते हैं जो प्राथमिक नातेदारी के रिश्ते से बनता है। ये दोस्तों वे रिश्ते हैं जो प्राथमिक नातेदारी के संबंध से बनते हैं। इसका अर्थ है यह एक प्राथमिक नातेदारी के माध्यम से जुड़े होते हैं भाई। याद रखिएगा, जो हमारा द्वितीय नातेदारी है भाई, ये पूरा का पूरा यह एक प्राथमिक नातेदारी के माध्यम से जुड़े रिश्ते होते हैं भाई, सीधे नहीं, डायरेक्टली नहीं। जैसे बाप बेटा का संबंध डायरेक्टली है नहीं मेरे भाई, जैसे पति पत्नी का संबंध डायरेक्टली है नहीं मेरे भाई, यहाँ पे इनडायरेक्टली होगा। किससे होगा? जैसे दोस्तों मान के चलिए मैं लड़का हूं तो मेरा दोस्तों याद रखेगा मेरा किसके साथ होगा सर? तो बोल सकते हैं सर जैसे मेरा आपका मेरे दोस्तों, मैं मान के चलिए मैं लड़की हूं भाई, मतलब वाइफ, मैं किसी का वाइफ हूं तो मेरा संबंध मेरे ससुर से होगा, तो ये हमारा द्वितीय नातेदारी कहलाएगा। क्या मेरे भाई? मेरा संबंध मेरे ससुर से होगा तो मेरे भाई वो क्या कहलाएगा? द्वितीय नातेदारी होगा। ठीक है, मेरा संबंध दोस्तों अगर मेरा भौजाई से होगा या मेरा गोतनी से होगा, यह हमारा द्वितीय संबंध होगा, द्वितीय नातेदारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से सुनेंगे मेरे भाई कि ये वे रिश्ते हैं जो प्राथमिक नातेदारी के रिश्ते से बनते हैं। इसका अर्थ है यह एक प्राथमिक नातेदारी के माध्यम से जुड़े हुए रिश्ते हैं, सीधे नहीं भाई, डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें द्वितीय नातेदारी की, अगर दोस्तों हम लोग विशेषता की बात करना चाहेंगे तो पहला द्वितीय दूरी प्राथमिक नातेदारी से सीधा अधिक है भाई। याद रखिए जो दूरियां है हमारा, जो द्वितीय नातेदारी का जो दूरियां है ना भाई, वो प्राथमिक नातेदारी से क्या है? बिल्कुल मेरे दोस्तों दूर है। जैसे प्राथमिक नातेदारी में क्लोजली होते हैं भाई, बाप बेटा पति पत्नी का जो संबंध होती है ना भाई, वो क्या होता है भाई? क्लोजली होता है। भाई बहन का जो संबंध होती है वो क्लोजली होता है ना भाई, एकदम नजदीकी होता है। लेकिन द्वितीय जो हमारा दोस्तों द्वितीय नातेदारी होती है, वो जो हमारा रिलेशनशिप है थोड़ा दोस्तों क्या होता है? थोड़ा सा दूर होता है। ठीक है, लगभग हमारे 33 प्रकार के रिश्ते, कितने प्रकार के मेरे भाई? द्वितीय नातेदारी में टोटल हमारा 33 प्रकार के रिश्ते आते हैं। ठीक है, आइए सर बात करते क्या क्या आते हैं। जैसे दोस्तों चाचा और भतीजा, क्योंकि चाचा बराबर पिता का भाई है ना भाई, चाचा भतीजा होगा। ठीक है, दादा और पोता, मेरा और मेरे दादाजी का। क्या मेरे दादाजी ने मुझे पैदा किया है? नहीं मेरे भाई। ठीक है, लेकिन मेरा बाप का और मेरे दादाजी का संबंध क्या है? प्राथमिक नातेदारी। मेरा और मेरे दादाजी का संबंध क्या है? द्वितीय नातेदारी। मेरा और दोस्तों हमारा फुआ का क्या, फुआ मतलब फुआ का फुफू का कौन सा नातेदारी है? द्वितीय नातेदारी, क्योंकि दोस्तों हमारा थोड़ा सा प्राथमिक नातेदारी से क्या हम लोग जुड़े हुए भाई। ठीक है, जैसे ससुर और दामाद हो गया, मामा और भांजा हो गया, ननद और भाभी हो गया, ये सब क्या आता है सर? हमारा द्वितीय नातेदारी। जैसे आप लोग भी बनेंगे भाई कभी, है ना, खाली झगड़ा मत कीजिएगा, बाकी तो सरकार पैसा दे ही रहा है भाई, थोड़ा सा टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना, इस चीज को ख्याल रखेंगे। जैसे अगला देखिए, याद रखिए ये ऐसे रिश्ते हैं जो एक कदम आगे जाकर बनते हैं। ये ऐसे रिश्ते होते हैं मेरे लाडला जो एक कदम आगे जानकर बनते हैं भाई, एक कदम आगे चलकर बनते हैं भाई। ये तो सर हमारा द्वितीय नातेदारी। अब हम लोग बात करेंगे सर हमारा तृतीय नातेदारी किसे कहते हैं भाई, है ना। अब हम लोग बात करते हैं तृतीय नातेदारी किसे कहते हैं। ध्यान से देखेंगे तृतीय नातेदारी के बारे में दोस्तों विस्तार पूर्वक बता रहा हूं, गौर से सबसे पहले मेरे भाई इसके डेफिनेशन को आप लोग समझने के प्रयास कीजिएगा भाई। देखिए ये वे रिश्ते हैं, ये रिश्ते बहुत दूर के और जटिल प्रकार के होते हैं। ये जो रिश्ते होते हैं भाई बहुत दूर के होते हैं भाई, है ना, बहुत ही दूर के दोस्तों ये हमारे रिश्ते होते हैं। और जो रिश्ता दूर के लिए होता है ना भाई, ये रिश्ता बहुत प्रकार के होते हैं भाई। क्या? बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताया प्राथमिक रिश्तेदारी कितना होता है भाई, ये टोटल 8 प्रकार का होता है भाई। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, बस हो गया भाई। ठीक है, लेकिन द्वितीय नातेदारी जैसे जैसे बढ़ रहा है मेरे भाई, हमारा रिश्तेदार क्या हो रहा है? फैल रहा है। इसमें क्या होगा भाई? 33 प्रकार का। जबकि अगर हम बात करें रसगुल्ले कि हमारे तृतीय नातेदारी टोटल हमारा 151 प्रकार के होते हैं। कितना मेरे भाई?
151 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दूर के रिश्ते होते हैं समाज में प्रचलित पर कम निकटता है, मतलब समाज से उतना लेना देना नहीं है, कोई कोई तो इस रिश्ते को ख्याल भी नहीं रखता है भाई। उदाहरण की बात करें सर, आइए अब दोस्तों हम लोग उदाहरण की बात करें सर, कौन कौन आएगा इसमें। जैसे देखिए फुफेरा भाई का ससुर, बाप रे बाप, फुफेरा भाई का ससुर, कौन ध्यान देगा भाई? फुफेरा भाई को हम लोग तो सबसे पहले ध्यान नहीं दे पा रहे, तो फुफेरा भाई का ससुर को कौन ध्यान देगा, ठीक है। मामी का बहन, अरे बाप रे बाप, हम अपने मामी को सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, तो मामी का बहन को कैसे हम याद करें, है ना। चलिए सर, चाचा की सास, है ना, याद रखिए चाचा की सास, हम अपने बाप के सास को याद नहीं कर पाते, यानी हम अपने नानी को याद नहीं कर पाते, तो हम चाचा की सास को कैसे याद करें। चाचा, दादा के चाचा को कौन याद करेगा रे भाई? बहन की सास। मतलब ये लॉन्ग टर्म कंडीशन का दोस्तों हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप होता है भाई। क्या लॉन्ग टर्म कंडीशन का हमारा रिलेशनशिप होता है। याद रखें, जो रिश्ते दो या अधिक कड़ियों से होकर बनते हैं वे तृतीय नातेदारी होता है भाई। क्या होता है मेरे भाई? इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तृतीय नातेदारी बोलते हैं भाई। समझ गए मेरे भाई? उम्मीद करें रसगुल्ले कि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं आप लोगों को कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं हुई है भाई, ठीक है। चलिए रसगुल्ला, तो हमारा जो नातेदारी है भाई, ये डेफिनेशन जो मैंने दिया है ना भाई, ये डेफिनेशन आप लोगों को नहीं लिखना है, और ये जो डेफिनेशन दिया हूं मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज देता हूं। आप लोग मेरे भाई क्या करेंगे, लिख लेंगे भाई प्राथमिक नातेदारी, द्वितीय नातेदारी और तृतीय नातेदारी किसे कहते हैं भाई, ठीक है ना। आइए सर, अब हमारे दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ मेरे भाई मैं उसी में चर्चा करने वाला हूं भाई। जैसे देखिए, भारत में हरित क्रांति 100% छपेगा रसगुल्ला, याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि ये पॉलिटिकल साइंस में भी छपेगा, ये हमारा जियोग्राफी में भी छपेगा, और ये हमारा सोशियोलॉजी में भी छपेगा। इस चीज को भी आप लोग ख्याल रखेंगे। तो मैं बात कर रहा था मेरा रसगुल्ला किस पे, तो बताएंगे सर भारत में हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता बताएं। आखिर दोस्तों हरित क्रांति क्या विशेषता है, विशेषता बताने से पहले आपको सबसे पहले दोस्तों हरित क्रांति के बारे में कुछ जानना है। जैसे दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत, जी हाँ रसगुल्ला, हरित क्रांति की शुरुआत की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत जो होती है भाई, वो हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में होती है, जो दोस्तों 1961 से लेकर के 1966 के बीच में चलती है। हरित क्रांति में कौन सा राज्य को दोस्तों महत्व दिया गया था, तो बताएंगे सर हमारा हरियाणा को, याद रखेगा हरियाणा को। किसको मेरे भाई? हरियाणा को। अगर दोस्तों अगर हम बात करें अगला, ध्यान से देखेंगे, अगर दोस्तों हम बात करेंगे कौन सा फसल के बारे में ध्यान दिया था, तो फसल की बात करें दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? गेहूं। क्या होगा मेरे भाई? गेहूं, ठीक है भाई। आइए सर और एक चीज बताते सर, हरित क्रांति का जनक, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है भाई, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो बताएंगे सर डॉक्टर एस, याद रखिएगा एस स्वामीनाथन, याद रखिए मेरे भाई एस स्वामीनाथन। लेकिन दोस्तों अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पलट के पूछ लिया जाए, ठीक है भाई, अब बताइए विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर हम लोग का डॉक्टर बॉरलॉग। क्या? बॉरलॉग को जाना जाता है भाई। क्या बताएंगे सर? डॉक्टर बॉरलॉग को जाना जाता है। सर अगर इस तरह से ऑप्शन ना रहे, मतलब इस तरह से अगर क्वेश्चन ना रहे कि भारत में हरित क्रांति के जनक और विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर ना रहे, सिर्फ लिखा रहे कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, और सर उस स्थिति में अगर हमारा दोनों ऑप्शन दिया रहे डॉक्टर बॉरलॉग और डॉक्टर एस स्वामीनाथन, तो हम क्या क्लिक करें? तो उस स्टेज में आपको मेरे भाई डॉक्टर बॉरलॉग को ही क्लिक करना है। समझ गए मेरे भाई? उस स्टेज में आपको क्या भाई, आपको दोस्तों डॉक्टर बॉरलॉग को ही क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हरित क्रांति की खोज इसी ने किया था। अब इतना डिफिनेशन लिखने के बाद तब जाके मेरे दोस्तों आपको लिखना क्या है, ये लिखना है जो मैं अभी आपको बताया हूं भाई, ठीक है। ये पोर्शन दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, देखना है। अब देखिए हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता क्या है सर। हरित क्रांति दोस्तों हमारा जो शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था दोस्तों, आपको बताने से पहले मैं आपको 2 मिनट ओवरव्यू दे रहा हूं, समझिए दोस्तों। जैसे हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में जब दोस्तों हमारा कृषि व्यवस्था पर ध्यान दिया गया, तो उस स्थिति में दोस्तों कृषि व्यवस्था में विकास हुई, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होने वाले थे, सब लोगों ने कहा अरे भाई अगर देश से गरीबी मिटाना है, मेरे भाई अगर आप देश को विकास की राह पर लेकर चलना चाहते हो,
तो कृषि से कुछ होने वाला नहीं है। तो बोला भाई क्या करना होगा, तो कहा कि देश के अंदर में सबसे पहले उद्योगों पर ध्यान देना होगा, फैक्ट्रियों पर ध्यान देना होगा, औद्योगिकरण पर ध्यान देना होगा, तब जाकर हम अपने देश के गरीबी को भी मिटा सकते हैं और देश को एक विकास की नई राह पे भी जा करके ले जा सकते हैं। ठीक है भाई, तब दोस्तों जाके हमारा द्वितीय हमारा पंचवर्षीय योजना जो हमारा 1956 से 61 के बीच में चला था, उस समय मेरे भाई उद्योगों पर ध्यान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ध्यान दिया गया, तब दोस्तों हमारा उद्योग में भी सही से विकास नहीं हो पाई, कृषि में भी विकास नहीं हो पाया। तब दोस्तों हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जैसे उद्योग पर ध्यान दिया तो कृषि की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता के अंदर में एक प्रश्न आया, अरे भाई हमारे पास जो है ना, अगर हम कृषि पर ध्यान दे रहे तो उद्योग डगमगा जा रहे, उद्योग पर ध्यान दिए तो कृषि हमारा डगमगा गया, भाई क्या करें। तब कुछ दिग्गज नेता हैं और उन लोगों ने कहा, अरे भाई हम लोग क्या करें ना, हम लोग करते हैं दोनों पर ध्यान देते हैं, क्या दोनों पर ध्यान देते हैं। तब कहा कि अगर हम दोनों पर ध्यान देंगे तो कृषि व्यवस्था पर कुछ ऐसे स्कीम लाया जाए, जिस स्कीम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं भाई कि कम समय देने के बावजूद भी हमें अधिक से अधिक फसल मिले। तब जाकर दोस्तों हमारा क्या होता है, हरित क्रांति आती है। और हरित क्रांति का मतलब होता है उन्नत बीज का इस्तेमाल करना, है ना भाई। उन्नत बीज का मतलब होता है अच्छे किस्म का बीज का इस्तेमाल करना, सिंचाई व्यवस्था को बनाए रखना, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना, खाद्य पदार्थ और साथ ही साथ दोस्तों उर्वरक, डीएपी, इन सब चीजों में क्या करना भाई, मोहब्बत से क्या करना है, इसको मेरे भाई मजबूत करना है, छिड़काव तंत्र को मजबूत कर रहा है। और दोस्तों जैसे ही हरित क्रांति हुई, एक साल के अंदर में कृषि व्यवस्था में इतना विकास हुए कि कोई भी नेता अनुमान नहीं लगा पाए इतना विकास होगी। कोई भी नेता अनुमान नहीं लगा पा रहे थे मेरे भाई कि आखिर इतना विकास होगा, इतना भयंकर विकास कभी सोचे नहीं थे। समझ गए भाई। तो उसी की विशेषता पूछ रहे सर क्या क्वालिटी है। पहला क्वालिटी की अगर हम बात करें मेरे भाई तो अधिक उपज देने वाले फसलों के कार्यक्रम लागू किए गए। दोस्तों हरित क्रांति का एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा, लेकिन दोस्तों अगर नहीं बताया तब याद रखिएगा, हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू के बारे में वर्णन करना है भाई, ठीक है। सुनेगा। तो अधिक उपज देने वाले फसलों के कार्यक्रम लागू किए गए। दूसरा बहुफसल कार्यक्रम आरंभ किया गया, बहुत सारे फसल दोस्तों आरंभ किया गया। अगला तीसरा, हरित क्रांति के लिए जरूरी था कि खेती वर्षा पर निर्भर ना रहे बल्कि उसके लिए छोटी मोटी सिंचाई की योजना बनाई जाए। अब दोस्तों हरित क्रांति ने कहा, अरे हरित क्रांति अगर शुरू किया है तो हम लोग वर्षा के जल पर निर्भर ना रहे, हम लोग आसमान के बारिश पर निर्भर ना रहे, बल्कि हम लोग क्या करें कि सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करते हैं और दोस्तों नहर के माध्यम से नदी का पानी को हम डायरेक्टली खेतों तक लाएं, ठीक है। चौथा विशेषता है सरकार द्वारा रासायनिक खाद्यों के उपयोग पर बल दिया गया। क्या मेरे भाई, सरकार द्वारा रासायनिक खाद्यों के उपयोग पर क्या दिया गया मेरे भाई, बल दिया गया। चौथा के बाद पांचवा, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकी यानी दोस्तों टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों हमारा बीज को बोया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों को काटा जा रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों को बोया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसल से दाने को निकाला जा रहा है ना भाई। तो जो कुछ भी हुआ हमारा हरित क्रांति के दौरान दोस्तों ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आपको हरित क्रांति के बारे में A to Z समझ में आ ही गया होगा, जो मैं बताने का भी आपको प्रयास किया हूं भाई, ठीक है। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता क्या भाई। देखिए आधुनिकीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि अभी का दौर जैसा है, आने वाले जो दौर है ना भाई इससे बदलना चाहिए, इससे चेंजेस होने चाहिए। आज दोस्तों अगर कोई काम अगर 10 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं तो कल जाके यही काम को और इतना ही मात्रा की काम को हम 8 व्यक्ति में कैसे करवाएं, इसके लिए हम टेक्नोलॉजी तकनीकी का क्या करें मेरे भाई, हम लोग उपयोग करें। वही चीज कह रहा है कि आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो बात करते हैं सर आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता की बात करें, नगरीकरण। क्या बात करें रसगुल्ला, नगरीकरण। फिर से पूछ रहा हूं क्या बात करें, नगरीकरण, ठीक है। आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता नगरीकरण है भाई। आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या मेरे भाई, नगरीकरण है। फिर से सुनिए, आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या मेरे भाई, नगरीकरण है। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है
बस मेरे दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, नगरीकरण का मतलब आप ये भी सोच सकते हैं मेरे भाई कि ग्रामीण इलाके से उठ करके हम शहरी की ओर जब रवाना होते हैं और फैक्ट्री पर दोस्तों डिपेंड होते हैं, या तो हम काम करते हैं या दोस्तों हम फैक्ट्री को बसाते हैं या हम बिजनेस करते हैं, या दोस्तों आप बोल सकते हैं कि बड़े बड़े कंपनी में जाकर के हम वर्कशिप करते हैं। यह भी दोस्तों हमारे एक तरह का क्या है भाई, नगरीकरण है। ठीक है, तो नगरीकरण आधुनिकरण की महत्वपूर्ण विशेषता नगरीकरण है। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है भाई, नगरीकरण क्या है मेरे भाई, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नगरों का उद्भव, जिसमें दोस्तों हमारे क्या होता है, नगरों का जन्म हुआ, प्रसार हुआ एवं विकास होता है भाई, जिसमें व्यक्ति नवीन जीवन पद्धति, नहीं भाई, व्यक्तियों का नवीन जीवन पद्धति, गांव के आदमियों को देखिए भाई, बूढ़ा लोगों का लुंगी पहन के ही गुजार देते भाई, समझे भाई। मैं लड़की लोगों को मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, हाँ नहीं तब लोग बुरा मान जाते, क्लास में आप लोग बहुत बुरा मानते, इसलिए लड़का लोगों को ही मैं ले रहा भाई, जैसे एग्जांपल दे रहा मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। मैं हर समय 24 घंटा में सोचिए मेरे भाई कि मैं 18 से 19 घंटा तो सिर्फ लुंगी पहन के गुजारता हूँ भाई, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम शहर पे रहेंगे, क्या आपको लगता है मेरे भाई कि मैं उस समय लुंगी पहनूंगा? नहीं मेरे भाई, उस समय हम लुंगी नहीं पहनेंगे। उस समय या तो दोस्तों हम पूरा जींस पैंट पहनेंगे, या दोस्तों अगर हम हाफ पैंट भी पहनेंगे तो डिजाइन होगा वो पैंट को पहनेंगे। यस या नो? वही चीज यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई, क्या कि जिसमें व्यक्ति नवीन जीवन पद्धति, मूल्य, आर्थिक उन्मेषों, उत्पादन, याद रखे दोस्तों क्या होता है भाई, उन्मेषों का विकास होता है। दूसरा पॉइंट है भाई, ये सब पॉइंट है भाई, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, उत्पादन प्रविधियों तथा नई मनोवृत्ति का सृजन कर जीवन निर्वाह करती है। इसके परिणाम स्वरूप परंपरावादी दृष्टिकोण तथा विचार समाप्त होने लगते हैं और समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील होने लगती है। दोस्तों आप आधुनिकीकरण के बारे में, आई एम रियली सॉरी भाई, आप दोस्तों नगरीकरण के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की विशेषता बताएं, है ना भाई। जैसे हमारा पहला आता है सर नगरीकरण, है ना। नगरीकरण किसे कहते हैं? जब कोई ग्रामीण इलाके के लोग उठ करके शहर की ओर प्रवास करते हैं, वहाँ पर जाकर बिजनेस यानी व्यवसाय करते हैं या बड़े बड़े फैक्ट्रियों का निर्माण करते हैं, तो इसे हम लोग एक तरह का नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण गाँव की तुलना में काफ़ी सुख सुविधा होती है, वहाँ के तकनीकी के माध्यम से दोस्तों लोग काफ़ी विकास करते हैं, ठीक है। आइए सर पॉइंट नंबर 2 की बात करें। जी हाँ रसगुल्ला, पॉइंट नंबर 2 की बात करें, औद्योगिकरण, है ना। औद्योगिकरण आधुनिकरण की आत्मा है भाई। याद रखिए दोस्तों, जब तक हमारे पास उद्योग ना हो तब तक हम आधुनिकरण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा आधुनिकरण का मतलब क्या होता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंडर कराना चाहूंगा दोस्तों। आधुनिकरण का मतलब होता है कि हमारा जो रहन सहन, खान पान सब कुछ है, इसकी तुलना आज जो 2025 में है, ये हम 2026 में कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों हमें औद्योगिकरण चाहिए, इसके लिए हमें उद्योग चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज हम कोई डिजाइनदार कपड़े पहनते, इसके लिए भी दोस्तों कौन बनाता है, इसको कौन बनाता है? उद्योग बनाते हैं। उद्योग दोस्तों जब हमारी ज़्यादा मात्रा में विकसित होगी तो हमें नया नया कपड़ा देखने को मौका मिलेंगे। तो औद्योगिकरण आधुनिकरण की आत्मा है भाई। आधुनिकरण की क्या है मेरे भाई? आत्मा है। औद्योगिकरण आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है। औद्योगिकरण आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीनों के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में आधुनिक वस्तु का निर्माण कर बाजारों का विस्तार किया जाता है। और दोस्तों औद्योगिकरण एक ऐसी हमारी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम मशीनों को दोस्तों ला करके, याद रखिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक सामान बना करके उसे हम बाजार में जा करके बेच सकते हैं। ये बोलते हैं सर हम लोग औद्योगिकरण। समझ गए मेरे भाई आधुनिकरण की प्रमुख विशेषता क्या था? मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सर, हम लोग बात करेंगे भारतीय संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता बताएं। संयुक्त परिवार मतलब होता है दोस्तों ज्वाइंट फैमिली। आप लोग दोस्तों, पता नहीं आप लोग ज्वाइंट फैमिली है या नहीं, मुझे नहीं पता, पर हमारे गाँव में दोस्तों बहुत सारे ऐसे घर है जिसमें ज्वाइंट फैमिली होता है। यानी सर एक बाप का चार बेटा का, चारों बेटा का शादी हो गया भाई, और चार बेटा का दोस्तों, चारों बेटा का बेटा बेटी सब कोई एक साथ में रहते। क्या रसगुल्ला? सब एक साथ में रहते, उसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली या तो दोस्तों संयुक्त परिवार। तो भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था की प्रमुख विशेषता के बारे में चर्चा करें। आइए सर बात करते हैं भारतीय संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषता है। बड़ा आकार, सबसे पहले आपको क्या बताना है सर? हमारा संयुक्त परिवार की बड़ा आकार। संयुक्त परिवार 2 को 4 को 10 को 12 को व्यक्ति थोड़े ना होता भाई, ये 30 35 40 क्या होता है मेरे? 30 35 40 व्यक्तियों का एक समूह होता है भाई। क्या मेरे भाई? 30 40 35 समूह के मेरे भाई क्या होता है? याद रखिए मेरे भाई क्या होता है? एक समूह होते हैं। इस चीज को यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। आप ध्यान देंगे मेरे भाई,
तो बड़ा आकार, संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, मेरा दादाजी है, मेरे दादाजी के बाद आता है मेरे दोस्तों कौन, हमारा पिताजी। कौन आता है मेरे भाई, मेरा पिताजी। मेरा पिताजी के बाद कौन आएगा भाई, मैं आऊंगा। तो दोस्तों मेरा पिताजी का भी बहुत सारे भाई होंगे, मेरे दादाजी का भी बहुत सारे भाई होंगे। जैसे मेरा दादाजी का कोई भाई है, मेरे पापा का भी कोई भाई है। तो इतने सारे लोग जब एकजुट होकर रहते हैं तो इसी को हम लोग संयुक्त परिवार बोलते हैं। क्या मेरे भाई, इसी को हम लोग संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और फरमाइएगा हुजूर। पहला, बड़ा आकार, संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, जिससे इसके सदस्यों की संख्या अधिक होती है भाई। जिससे क्या होता है मेरे भाई, इसके सदस्यों की संख्या अधिक होती है। ज्वाइंट फैमिली में 12 को 15 को 20 को व्यक्ति ने भाई, बहुत भारी मात्रा में दोस्तों हमारा क्या होता है, सदस्य होते हैं। इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा विशेषता क्या भाई, संयुक्त परिवार का सामान्य निवास। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं भाई। नहीं, बेटवा बाप के साथ सूत गए, बेटा बाप के साथ सूत गए, यानी मेरा बाप मेरा दादाजी के साथ सो गए, मैं अपने बाप के साथ सो गया। इस तरह से दोस्तों सारे परिवार के जो लोग हैं ना भाई, संयुक्त परिवार में एक छत के नीचे क्या होते हैं भाई, सोते हैं। वही कह रहा है सामान्य निवास। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं भाई। कहाँ में रहते हैं भाई, तो बताएंगे सर एक छत के नीचे रहते हैं। अगर हम लोग दोस्तों दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरा क्वालिटी है सर हमारा सामान्य रसोई। सामान्य रसोई का मतलब होता है क्या सर, कि एक ही घर में, इतने बड़े परिवार में एक ही चूल्हा होगा और उस चूल्हा में दोस्तों सारे परिवार की खाना एक साथ बनेगी, है ना। तो पूरे परिवार का रसोई घर एक होता है जिसमें पका भोजन सभी सदस्य खाते हैं। जिसमें क्या होता है मेरे भाई, पका भोजन जो है सभी सदस्य क्या होता है, रसगुल्ला एक साथ खाते हैं। ठीक है भाई, आप दोस्तों 10 को 12 को 15 को 20 को व्यक्ति है तो उन सब व्यक्ति का दोस्तों खाना 10 को चूल्हा में नहीं बनता भाई, एक ही चूल्हा में दोस्तों क्या होता है भाई, सब कुछ बनता है भाई। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर मेरे भाई 4, संयुक्त संपत्ति। संयुक्त संपत्ति के बारे में दोस्तों मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, गौर कीजिएगा। संयुक्त संपत्ति का मतलब रसगुल्ला क्या होता है, कि जैसे दोस्तों मैं कमाया हूं, आपको थोड़ा समझाता हूं बस, आपका संयुक्त संपत्ति के बारे में कुछ समझाता हूं भाई, थोड़ा गौर कीजिएगा। जैसे दोस्तों मेरा दादाजी है, गौर से सुनिएगा, मेरा दादाजी का 3 बेटा है, एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें से मेरा पापा एक है भाई, मेरा पापा क्या मेरे भाई, मेरा पापा एक है भाई। मेरा पापा का 2 बेटा है भाई, जैसे एक मैं हूं और मेरा भाई है भाई। कोई भाई, भाई है। आप दोस्तों एक चीज बताइए, अगर मैं कमाऊंगा, मेरी बात को सुनते ही, मैं कमाऊंगा जो पैसा या मेरे भाई जो पैसा कमाएंगे, वो पैसा दोस्तों हम किनको देंगे भाई, अब वो पैसा हम किनको देंगे, तो आप कहेंगे सर आपके पापा को देंगे। लेकिन दोस्तों हमारा संयुक्त परिवार कहता है नहीं, पापा कमा के किनको देंगे, अपने पापा को यानी मेरे दादाजी को देंगे। तो यहाँ पे क्या है, संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जो मैं कमाया हूं और साथ ही साथ मेरे भाई ने जो कमाया है, इन दोनों का पैसा उठा के दोस्तों मेरे पापा नहीं बल्कि मैं अपने दादाजी को दूंगा। यानी घर का मालिक एक होता है, सब कोई नहीं। इस चीज को याद रखेगा, घर का मालिक सब कोई नहीं होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति होता है भाई, है ना, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं भाई। इस चीज को ख्याल रखेगा। तो यहाँ पे मैं वही चीज बता रहा हूं तो भाई कि पॉइंट नंबर 4 में कि संयुक्त संपत्ति, संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त होती है जिस पर सभी सदस्य का अधिकार होता है और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति उससे ही होती है। मान के चलिए दोस्तों मैं कमा के अपने दादाजी के हाथ में दे दिया भाई, ठीक है, और मेरा भी दोस्तों क्या हो गया भाई, शादी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मेरा भी क्या हो गया भाई, शादी हो गया, जिसमें से मेरा 2 को झुनझुनी आया। एगो का नाम है दोस्तों रामा और एगो का नाम है मेरे भाई श्यामा। 2 मेरा झुनझुनी है भाई। ये अगर कल दिन जाके बीमार हो जाते हैं तो मैं पैसा किससे मांगूंगा भाई, तो आप कहेंगे सर आप पिताजी से मांगेंगे। लेकिन दोस्तों संयुक्त परिवार कहता है नहीं, आप अपने पिताजी से नहीं बल्कि दादाजी से मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कमा करके अपने दादाजी को हाथ पे दिया, पापा को नहीं। यह है सर संयुक्त परिवार की सामान्य संपत्ति। समझ रहे भाई, यह है संयुक्त परिवार की सामान्य संपत्ति। संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त होती है जिस पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति उससे ही होती है जो कमा के हम लोग देते हैं भाई। कर्ता, संयुक्त परिवार का एक कर्ता होता है जिसे हम लोग दादाजी बोलते हैं, जो परिवार का वियोध व्यक्ति, वियोध का मतलब दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, बुजुर्ग व्यक्ति होता है भाई, याद रखेगा। कर्ता का मतलब दोस्तों जो घर को पूरी तरह से चलाते हैं।
संयुक्त परिवार का एक कर्ता होता है, जो परिवार का व्योर्थ यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति हमारा सदस्य होता है। ये है सर हमारा संयुक्त परिवार, जो दोस्तों मैं आप लोगों को सुंदर तरीके से समझाने की पूरी प्रयास किया हूं। आई होप मेरे भाई कि आप लोगों को ये बहुत सुंदर तरीके से समझ गए होंगे भाई। अब आते सर ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय के बारे में डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों का अपना राय लेना चाहता हूं। क्या मेरे दोस्तों आप लोगों यहां तक समझ गए? अगर समझ गए मेरे रसगुल्ले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें कि सर हम लोगों को समझ में आ गया है। आप जल्दी से बताइए, फिर भी दोस्तों मैं आपको आगे बताने की पूरी कोशिश करूंगा।